मूनलाइट रेल्म, द नाइट बीच। वो ए ग्रेड अनब्रेकेबल तलवार का नुकीला धारदार टुकड़ा किसी स्नाइपर की गोली की तरह हवा को चीरता हुआ सीधा ईशा की आंख की तरफ बढ़ रहा था। कबीर का कंधा पहले ही एक टुकड़े से जख्मी हो चुका था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर ईशा को बचाने के लिए छलांग लगानी चाही, लेकिन वो टुकड़ा इतना करीब था कि टाइम और फिजिक्स दोनों कबीर के खिलाफ थे। नहीं, कबीर के दिल ने चीख मारी। ईशा की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। लेकिन इससे पहले कि वो मौत का टुकड़ा ईशा की स्किन को छू भी पाता, स्वूश, ईशा के पैरों की नीचे की परछाई अचानक से जिंदा हो उठी। उस परछाई में से एक काले लबादे वाला शैडो वॉरियर एक झटके में बाहर निकला। वो वॉरियर ईशा के बिल्कुल सामने हवा में प्रकट हुआ और उसने बहुत ही आराम से लेकिन असंभव लगने वाली स्पीड के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जानलेवा हवा को चीरते हुए मेटल के टुकड़े को चिंग अपनी सिर्फ 2 उंगलियों के बीच में परफेक्टली कैच कर लिया। सन्नाटा, सबकी सांसें अटक गईं। ईशा कांपते हुए पीछे गिर पड़ी। वो शैडो वॉरियर जिसे मास्टर ड्यू ने ईशा की रक्षा के लिए परछाई में भेजा था, वो पावर लेवल में भले ही कबीर या उस 5 स्टार हाई लॉर्ड से बहुत कम था, लेकिन वो एक डेमी ह्यूमन था और डेमी ह्यूमंस के पास ऐसी बहुत सी खतरनाक टेक्निक्स और ब्लड लाइन मैजिक होता था जो उन्हें उनके पावर लेवल से कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देता था, बिल्कुल ड्यू की तरह। उस शैडो वॉरियर को अचानक हवा से इस तरह निकलते देख वहां खड़े सभी लोग कार्तिक, प्रज्ञा, अनिकेत, विवेक हैरान रह गए। वहीं कबीर, जब कबीर ने देखा कि ईशा बाल बाल बजी है और उस फैमिलिया वाले 5 स्टार हाई लॉर्ड के तलवार के टुकड़ों की वजह से आज ईशा की जान जा सकती थी, कबीर की आंखों में खून उतर आया। ज़्ज़, कबीर के शरीर से इतनी भयानक पीली बिजली फूटी कि आसपास की नीली रेत जलकर काली होने लगी। वो पलक झपकते ही गायब हुआ और सीधा उस 5 स्टार हाई लॉर्ड जो अभी तक शॉक में जमीन पर गिरा हुआ था कि बिल्कुल सामने प्रकट हुआ। उस 5 स्टार हाई लॉर्ड ने कबीर की स्पीड और रिफ्लेक्सेस देखकर ही पहले ही हार मान ली थी। उसे इस हमले का कोई अंदाजा भी नहीं था। तूने मेरी ईशा पर हमला करने की जरूरत की, कबीर दहाड़ा और उसने अपनी पूरी 100% ताकत अपने एक मुक्के में जमा करके सीधा उस 5 स्टार हाई लॉर्ड के चेहरे पर जड़ दी। बाम! वो 5 स्टार हाई लॉर्ड किसी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा और 50 फीट दूर जाकर रेत में मुंह के बल गिरा। वो वहीं उसी एक पंच में बेहोश हो चुका था। उसका जबड़ा टूट चुका था। वो शैडो वॉरियर जिसने ईशा को बचाया था, उसने मूनलाइट के कुछ सैनिकों को आवाज देकर बुलाया, इसे और इसके साथियों को उठाओ और मूनलाइट से हमेशा के लिए बाहर फेंक दो। शैडो वॉरियर ने उस 5 स्टार हाई लॉर्ड को देखते हुए ऑर्डर दिया। कबीर उस शैडो वॉरियर को देखकर समझ गया कि ये जरूर मास्टर ड्यू ने ईशा की सेफ्टी के लिए भेजा होगा। शुक्र है भगवान का, कबीर ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। मास्टर ड्यू ने मेरी जान बचा ली। अगर आज ईशा को कुछ हो जाता तो ध्रुवांश भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मुझे आगे से ध्यान रखना होगा कि मैं ईशा के आसपास कभी कोई फाइट या हमला ना होने दूं। कबीर तुरंत भागकर ईशा के पास गया। उसने बहुत ही जोर से ईशा को अपने सीने से लगा लिया। ईशा, तुम ठीक हो ना? कबीर की आवाज कांप रही थी। ईशा, जो पहले ही बहुत घबराई हुई थी, कबीर के इस तरह सबके सामने उसे हक करने से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं ठीक हूं कबीर। ईशा ने बहुत ही नजाकत से उसे पीछे धकेलते हुए फुसफुसा कर कहा, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग हमें ही देख रहे हैं। कबीर ने हड़बड़ाकर उसे छोड़ा। तभी वो शैडो वॉरियर बिना कुछ बोले वापस परछाई में घुसा और गायब हो गया। ईशा, कृति, प्रिया और बाकी सब कबीर को हैरानी से देखने लगे। कबीर, शुभम ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो आदमी कौन था? वो ऐसे परछाई से कैसे निकला? कबीर ने अपना घायल कंधा सहलाते हुए हाँ में से रहलाया। वो मूनलाइट के स्पेशल गार्ड्स में से एक है शुभम। उनके होते हुए कोई भी उनके मालिक को एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। मास्टर ड्यू ने शायद ईशा की सेफ्टी के लिए उसे ईशा की परछाई में भेजा हुआ था। ये सुनते ही कृति और प्रिया ईशा को बहुत ही जलनवरी नजरों से घूरने लगी। यार, जब से हम यहाँ मूनलाइट में आए हैं, ईशा को बिल्कुल किसी प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट मिले जा रहा है। कोई इसके सामने घुटने टेक रहा है, कोई इसकी रक्षा के लिए परछाई में छुपकर चल रहा है। क्या किस्मत है बंदी की। वहीं हमारा वीर बहादुर यानी विशु, उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुल थी, क्योंकि वो तो अपनी आंखों से देख ही नहीं पाया था कि आखिर वहां हुआ क्या था।
स्पीड इतनी तेज थी कि विशु के लिए सब कुछ सिर्फ ब्लर था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हंटर दुनिया इतनी खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। बाप रे, विशु ने कांपते हुए कहा। यह तो सिर्फ एक हाई लॉर्ड की नॉर्मल फाइट थी। अगर विशु ने गलती से भी कभी किसी एम्परर, एलिमेंटल लेवल या ग्रैंड मास्टर की फाइट देख ली तो उसका तो हार्ट अटैक से ही काम तमाम हो जाएगा। तभी कबीर अनिकेत, विवेक, कार्तिक और शुभम को एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलवाता है। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा था। नाइट बीच का वो तेज सूरज अब समंदर में डूबने लगा था। यहाँ के रात होने का टाइम आ गया था। कबीर ने उन सभी अनिकेत, विवेक, कार्तिक को देखते हुए पूछा, तो क्या तुम सब भी स्काई सिटी जा रहे हो शाम के फंक्शन के लिए? विवेक, अनिकेत और कार्तिक तीनों ने ना में सिर हिला दिया। असल में उन्हें अभी स्काई सिटी कोई काम नहीं था। वहीं विशु, प्रिया, कृति, प्रज्ञा और ईशा ये सभी बीच पर पानी में मस्ती करने और रिलैक्स करने के लिए थोड़ी दूर चले गए थे। तभी कबीर की नजर बीच के एंट्रेंस से आ रहे कुछ लोगों पर पड़ी। कबीर, अनिकेत और विवेक जो एक शेड के नीचे टेबल पर बैठे थे, उन्होंने तुरंत उन लोगों को पहचान लिया। ये कबीर का छोटा भाई, चाचा का बेटा शोभित, उसकी बहन सुनैना और राय फैमिली के बाकी कजिन्स थे। वही लोग जिनकी न्यू सिटी में ड्यू से मुलाकात हुई थी। वो दूर से ही कबीर को देखकर हाथ हिलाने लगे। कबीर ने भी उठकर उनका वेलकम किया। शोभित और बाकी कजिन्स ने कबीर को मिलवाने पर वहां बैठे अनिकेत, विवेक को बहुत ही इज्जत से ग्रीट किया। आखिर वो एम्परर सक्सेसर्स थे। शोभित ने कबीर को देखते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट से कहा, कबीर भाई, ये लोग ना अपनी भाभी से, ईशा से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। इनको जैसे ही पता लगा कि आज आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, ये लोग तुरंत आपसे मिलने यहाँ आ गए। एंगेजमेंट, ये शब्द सुनते ही शुभम, कार्तिक, अनिकेत और विवेक चारों को 440 वोट का झटका लगा। वो चारों हैरानी से कबीर को घूरने लगे। उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि कबीर आज ही रिंग सेरेमनी करने वाला है। शुभम तो सुबह से कबीर के साथ ही घूम रहा था, लेकिन कबीर ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। उन कजिन्स में से एक लड़के ने, जिसमें बहुत घमंड चढ़क रहा था, कबीर से कहा, हाँ कबीर भाई, मिलवाइए ना हमको भी अपनी होने वाली वाइफ से। बाकी कजिन्स भी जिद करने लगे। तभी शोभित की बहन सुनैना की नजर कबीर के उस जख्मी कंधे पर गई जहां से खून रिस रहा था। भैया, ये क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है, सुनैना ने घबरा कर पूछा। कबीर ने नाम से रहलाते हुए अपने जख्म को छुपाते हुए कैजुअल अंदाज में कहा, अरे नहीं सुनैना, ये तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत लग गई एक छोटी सी फाइट में, डोंट वरी। कबीर ने वहीं बैठे बैठे ही स्टाफ को और चेयर्स लगाने का ऑर्डर दिया। सभी लोग वहां बैठ गए और कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे। कबीर ने अपने भाइयों और दोस्तों को सख्त हिदायत देते हुए कहा, सुनो, ईशा के सामने आज की एंगेजमेंट का कोई भी जिक्र नहीं करेगा। उसे कुछ नहीं पता है, ये उसके लिए एक सरप्राइज है। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में नाइट बीच पर पूरी तरह अंधेरा यानी रात हो गई। यहाँ रात और दिन बहुत जल्दी जल्दी होते थे। अंधेरा होते ही विशु, प्रिया, कृति, प्रज्ञा और ईशा वापस उस शेड की तरफ आ गई। जैसे ही ईशा वहां आई, कबीर अपनी कुर्सी से उठा। उसने बहुत ही प्यार से ईशा का हाथ पकड़ा और शोभित और सुनैना को छोड़कर बाकी सभी कजिन से मिलवाते हुए बहुत ही प्राउडली बोला, गाइज, ये है मेरी गर्लफ्रेंड और तुम सबकी भाभी। तुम लोग कब से मिलने को बोल रहे थे ना, मिल लो। कबीर के उन कजिन्स ने ईशा को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी कम और हैरानी और डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा थी। उनमें से एक कजिन ने ईशा को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, भाई, हमने तो सुना था कि ये आपके किसी दोस्त, क्या नाम है उसका, हाँ, ये उसकी बहन है ना, लेकिन ये तो कोई हंटर ही नहीं है। हमें लगा था कि हमारी भाभी कोई बहुत ही पावरफुल हंटर होगी, तभी आपने उसे पसंद किया है। तभी उन कजिन्स में से एक लड़की ने, जो खुद को बहुत बड़ी डिजाइनर और अमीर समझती थी, बहुत ही ताना मारते हुए कहा, सच में कबीर भैया, क्या यार, एक तो आप अपनी रॉयल फैमिली का रुतबा छोड़कर एक नॉर्मल लोगों के परिवार से रिश्ता जोड़ रहे हैं, और ऊपर से हमारी भाभी हंटर भी नहीं है। हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे? ये जहरीली बातें सुनते ही ईशा के चेहरे की वो प्यारी सी स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसका दिल टूट गया। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वहीं कृति, प्रज्ञा और प्रिया की मुठ्ठियां गुस्से से कस गईं। वो उन अमीरजादों का मुंह तोड़ देना चाहती थी। तभी शोभित की बहन सुनैना ने उस ताना मारने वाली लड़की को घूरते हुए उसे डांटते हुए कहा, सिस, ये तुम क्या बकवास बोल रही हो? बड़े पापा ने खुद ईशा भाभी को कबीर भैया के लिए पसंद किया है। वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन वो घमंडी कजिन कहाँ मानने वाला था। उसने हंसते हुए कहा, अरे विश्वास अंकल ने तो सिर्फ कबीर भाई की खुशी के लिए हाँ बोल दी होगी, वरना इस लड़की में ऐसा है ही क्या? शोभित को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपने उन कजिन्स को घूरते हुए चेतावनी देते हुए कहा, तुम लोग सोच समझ कर बोलो। ईशा भाभी ध्रुवांश भाई की सगी बहन है। ध्रुवांश भाई की इज्जत करो।
ये सुनकर उनके साथ वाला एक और ओवर स्मार्ट कजिन हंसने लगा। तो क्या हुआ शोभित भाई, वो ध्रुवांश सिर्फ एक फायर बॉर्न ही तो है ना। हमारे कबीर भाई के पास तो लेजेंडरी लाइट एलिमेंट है। अगर ध्रुवांश एक हाई लॉर्ड है तो हमारे कबीर भाई भी तो एक हाई लॉर्ड है। वो ध्रुवांश इतना भी कुछ खास नहीं है यार, उसे खामखा इतनी हवा दे रखी है सबने। ये सुनते ही वहां बैठे अनिकेत, विवेक, कार्तिक और शुभम का खून खौल उठा। वो लोग अपने ध्रुवांश भाई की बेइज्जती एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो उन लड़कों को पीटने ही वाले थे। शोभित भी अपने कजिन्स को बार बार चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग तो अपनी रॉयल फैमिली की अमीरी के नशे में अंधे हो चुके थे। वो ध्रुवांश की उस नॉर्मल और गरीब बैकग्राउंड की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी बाम बाम बाम, कबीर ने अपनी पूरी ताकत से उस बीच वाली टेबल पर एक इतना भयानक पंच मारा कि वो पूरी की पूरी मजबूत लकड़ी की टेबल बीच में से टूटकर 2 हिस्सों में बट गई। चुप हो जाओ सब के सब, कबीर ऐसी आवाज में दहाड़ा कि पूरे बीच पर सन्नाटा छा गया। कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने अपने उन घमंडी कजन्स को खूंखार नजरों से देखते हुए कहा, अगर तुम लोग मेरे भाई बहन न होते ना, तो इतना बकने पर मैं तुम सभी के हाथ पैर तोड़कर तुम्हें इसी समंदर में फेंक चुका होता। कबीर ने अपनी उंगली उनकी तरफ तानते हुए कहा, ईशा को या ध्रुवांश भाई को जज करने की तुम लोगों की औकात नहीं है। तुम समझते हो तुम बहुत अमीर और रॉयल हो ना। कबीर गुस्से में अपना आधा खो बैठा। वो बस अपने ध्रुवांश भाई की इमेज को इन घमंडी लोगों की नजरों में सबसे ऊपर उठाना चाहता था। कबीर ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और वो बम फोड़ दिया। तुम सभी को एक बात बता दूं, अपने दिमाग में घुसा लेना। ये जो ध्रुवांश भाई है ना, जिनके तुम ताने मार रहे हो, वो ध्रुवांश भाई इस पूरी मूनलाइट के 50% के मालिक हैं। सन्नाटा, एक मौत जैसा सन्नाटा। ये शब्द सुनते ही ईशा, जो अभी तक बेइज्जती से रोने वाली थी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो शौक में कबीर को देखने लगी। वहां बैठे कजिन्स के तो होंठ कांपने लगे। उनके पैरों के नीचे से रेत खिसक गई। क्या 50% मूनलाइट का मालिक? तभी कबीर को एक झटके में एहसास हुआ कि गुस्से में उसने आखिर क्या बोल दिया है। शिट, कबीर ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। मैंने ये क्या बोल दिया? ध्रुवांश भाई तो पूरे 100% मूनलाइट के मालिक हैं, लेकिन अगर मैं सच में 50% भी बोल रहा हूं तो भी मैंने उनका बहुत बड़ा राज खोल दिया है। असल में कबीर गलत भी नहीं था। आखिरकार पूरा मूनलाइट ध्रुवांश का ही तो था। तो सबके सामने झूठ में ये बोलना कि 50% ध्रुवांश का है कुछ गलत नहीं था, सिर्फ उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए। लेकिन सबकी नजरों में ध्रुवांश सिर्फ एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल फाइटर था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश जैसी मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला लड़का मूनलाइट जैसी अताह दौलत और ताकत वाली दुनिया का आधा मालिक होगा। शोभित भी हैरानी से कबीर का मुंह देख रहा था। वहीं कुछ दूरी पर सन लाउंजर पर लेटी हुई माही भी कबीर की ये बात सुनकर अपना चश्मा नीचे करके पूरी तरह से शौक में उनकी ओर देखने लगी थी। अनिकेत ने धीरे से कबीर के पास आकर बहुत ही हैरानी से फुसफुसाकर पूछा, क्या ये सच है कबीर? ध्रुवांश मूनलाइट का आधा मालिक है? कबीर का दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। वो धर्म संकट में फंस गया था। ये कहां फंस गया मैं? अब मैं क्या बोलूं? अगर हां बोलता हूं तो आज ध्रुवांश भाई मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे अपना राज खोलने के लिए, और अगर ना बोलता हूं तो मेरी इंसल्ट के साथ साथ ध्रुवांश भाई और ईशा की भी बहुत गंदी बेइज्जती होगी इन कजिन्स के सामने। कबीर आखिर इस झूठ को, जो कि सच है, को कैसे संभालेगा? और जब ईशा को पता चलेगा कि उसका भाई इतना अमीर और पावरफुल है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? कहानी अब एक बहुत ही कॉमिकल और सस्पेंसफुल मोड़ पर खड़ी है। मूनलाइट रेल्म, द नाइट बीच। कैनन रिकैप। गुस्से में कबीर ने अपने घमंडी कजिन्स के सामने ये सच उगल दिया था कि ध्रुवांश मूनलाइट का 50% मालिक है। सब शौक में थे। कबीर का दिमाग इस वक्त किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। ये कहां फंस गया मैं? अब क्या बोलूं? अगर हां बोलता हूं तो आज ध्रुवांश भाई मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, और अगर ना बोलता हूं तो मेरी इंसल्ट के साथ साथ ध्रुवांश और ईशा की भी बहुत गंदी बेइज्जती होगी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस और सीक्रेट वाला एक्सप्रेशन बनाया। उसने आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, गाइज, आई एम सॉरी,
गुस्से में गलती से ये बात मेरे मुंह से बाहर आ गई। असल में ये मूनलाइट का एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मामला था। ध्रुवांश भाई ने किसी को भी ये बात बताने से सख्त मना किया था। कबीर ने एक बहुत ही शानदार और आधी सच्ची कहानी गढ़नी शुरू कर दी। असल में ये बहुत पहले की बात है, जब मूनलाइट बहुत छोटा हुआ करता था और दुनिया में कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता था। तब एक बार ध्रुवांश भाई एक रेड के लिए आए थे और वो एक बहुत ही खतरनाक जादुई जंगल में भटक गए थे। शोभित, सुनैना और वो घमंडी कजिन्स सब आंखें फाड़कर कबीर की बात सुन रहे थे। उस जंगल में, कबीर ने आगे कहा, ध्रुवांश भाई ने लॉर्ड डेविल को बहुत बुरी तरह घायल हालत में देखा। तब अपनी जान पर खेलकर ध्रुवांश भाई ने लॉर्ड डेविल की मदद की और उनकी जान बचाई। और बस तभी से लॉर्ड डेविल ने खुश होकर ध्रुवांश भाई को इस मूनलाइट रेल्म का 50% का पार्टनर बना लिया था। उनकी ध्रुवांश भाई की वजह से ही तो आज हमारी राय फैमिली मूनलाइट और लॉर्ड डेविल के इतने क्लोज आ पाई है। सन्नाटा। ये कहानी सुनकर कबीर के उन घमंडी कजन्स की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। उनके चेहरों का रंग उड़ गया, उनके माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, उस घमंडी कजिम ने डरते हुए मन में सोचा, अगर ध्रुवांश सच में इस मूनलाइट जैसी खौफनाक दुनिया का 50% का मालिक है और खुद लॉर्ड डेविल का सगा पार्टनर है, तो उसके बारे में यहां मूनलाइट में बैठकर कुछ भी गलत बोलना हमारी जान ले सकता है। लॉर्ड डेविल हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कजिन्स डर के मारे चुपचाप अपनी कुर्सियों पर सिकुड़कर बैठ गए। वहीं अनिकेत, कार्तिक, विवेक, शुभम और यहां तक के दूर सन लाउंजर पर लेटी हुई माही भी ये सब सोच रहे थे। ओह, तो ये वजह है, इसीलिए ध्रुवांश को मूनलाइट में इतनी ज्यादा इज्जत मिलती है। उसको कोई कहीं जाने से भी नहीं रोकता। वो ब्लड मून सिटी में भी आ जा सकता है, जहां किसी बाहरी इंसान को जाना अलाउड नहीं है। वहीं ईशा, वो ये सब सुनकर बहुत ही प्राउड और इमोशनल फील कर रही थी। तो ये वजह है उनके घर से गायब रहने की, ईशा ने प्यार से सूझते हुए मन में कहा। इसीलिए वो ज्यादातर यहीं मूनलाइट में रहते हैं। वो लॉर्ड डेविल के पार्टनर हैं। कृति, प्रज्ञा और प्रिया अभी भी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुवांश इतनी तेजी से जिंदगी में आगे कैसे बढ़ रहा है। तभी भोले विशु ने प्रिया के कान के पास मुंह ले जाकर बहुत ही मासूमियत से फुसफुसाते हुए पूछा, प्रिया जी, ये ध्रुवांश सर जी कोई बहुत बढ़िया आदमी है क्या? प्रिया ने विशु को गुस्से से घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप रहो अभी। वो लोग अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी नाइट बीच के उस रेस्टोरेंट वाले एरिया में से लोगों के घबराने और भागने की आवाजें आने लगीं। हट जाओ, वहां से हट जाओ सब। कबीर और बाकी सभी हंटर्स को अचानक से हवा में एक बहुत ही भारी और खौफनाक पावर महसूस हुई। सभी झटके से पलटे और उन्होंने पीछे देखा। रेत उड़ाता हुआ एक बहुत ही विशालकाय बीस्ट पागलों की रफ्तार से सीधा उनकी टेबल की ओर दौड़ा चला आ रहा था। वो कोई आम जानवर नहीं था, वो एक सफेद भेड़िया था। हाँ, वही भेड़िया जो ध्रुवांश के डिवाइन ब्लड और उस जेड कॉइन से पैदा हुआ था। उस भेड़िए का साइज किसी छोटे हाथी के बराबर था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके तेज दौड़ने से हवा में एक भारी दबाव बन रहा था। पीछे हटो सब, कबीर पूरी ताकत से चिल्लाया। सब लोग अपनी टेबल से दूर हट गए। कबीर, शुभम, अनिकेत, विवेक और कार्तिक, सभी हंटर्स ने तुरंत अपनी अपनी पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपने पीछे कर लिया और खुद एक ढाल की तरह आगे खड़े हो गए थे। कबीर भी ईशा के बिल्कुल आगे खड़ा हो गया था। कबीर और बाकी सभी हंटर्स के चेहरों के रंग उड़े हुए थे, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहां तक कि एक हाई लॉर्ड कबीर के लिए भी उस जानवर का ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था। वो सफेद भेड़िया रास्ते में आने वाली कुर्सियों और खाली टेबलों को हवा में उड़ाता हुआ बिल्कुल उनके सामने आकर रुक गया। धप, उसने अपनी चमकती आंखों से वहां खड़े सब लोगों की ओर घूर कर देखा और फिर उसकी नजर कबीर और उसके पीछे खड़ी ईशा पे जाकर टिक गई। स्नो धीरे धीरे गुर्राते हुए कबीर और ईशा की ओर बढ़ने लगा। कबीर के हाथ अपनी लाइटनिंग तलवार के हैंडल पर कस गए। उसकी आंखों में पीली बिजलियां चमकने लगीं। वो अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि कबीर अपनी तलवार निकालता, रुक जाओ, एक तेज आवाज आई। 2 वुल्फ ट्राइब के सैनिक पागलों की तरह भागते हुए वहां आए। वो दोनों कबीर को देखकर हाँफते हुए हाथ जोड़कर बोले, मास्टर कबीर, रुक जाइए, प्लीज हमला मत कीजिए, वो कोई डीमन नहीं है। कबीर ने अपनी तलवार पर से हाथ नहीं हटाया। तो फिर ये क्या है? एक गार्ड ने इज्जत से सिर झुकाते हुए कहा, मास्टर, ये एक रॉयल बीस्ट है। अब ये मास्टर ध्रुवांश का पर्सनल कंपेनियन है। सन्नाटा। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। कबीर ने उन सैनिकों को घूरते हुए कहा, अगर ये ध्रुवांश भाई का है तो ये हमारी तरफ ऐसे अटैक करने के मूड में क्यों आ रहा है? और ध्रुवांश भाई कहाँ है?
क्या वो भी यहाँ नाइट बीच पर आए हुए हैं? वो सैनिक नाम में से हिलाते हुए बोला, नहीं मास्टर कबीर, मास्टर ध्रुवांश तो अभी स्काई सिटी में है और ये बीस्ट जिसका नाम स्नो है ये आप पर अटैक नहीं कर रहा है मास्टर। आप जरा इसकी पूंछ तो देखिए। ये सुनकर कबीर और बाकी सब ने ध्यान से उस भयानक भेड़िए को देखा और सच में उस खूंखार स्नो की पूंछ किसी पालतू कुत्ते की तरह हवा में बहुत तेजी से और खुशी से हिल रही थी। वो बिल्कुल खेलने वाले मूड में था। ये देखकर कबीर ने राहत की सांस ली। वहीं पीछे खड़े कबीर के उन घमंडी कजिन्स के तो तोते ही उड़ गए थे। बाप रे, उस घमंडी कजिन ने पसीना पोंछते हुए सोचा, वो ध्रुवांश जिसे हम एक मामूली इंसान समझ रहे थे, जो बस किस्मत से हाई लॉर्ड बन गया था, उसने इतना खतरनाक रॉयल बीस्ट पाल रखा है। ये बीस्ट तो हम सबको 1 सेकंड में चबा जाएगा। वो कजिन्स नहीं जानते थे कि ध्रुवांश असल में कौन है और वो कितनी ताकत रखता है। स्नो धीरे धीरे चलते हुए ईशा की ओर जाने लगा। कबीर भी ध्रुवांश के जानवर पर भरोसा करते हुए अपनी जगह से थोड़ा साइड होने लगा ताकि स्नो ईशा के पास जा सके। लेकिन ईशा बुरी तरह घबरा गई। उसने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं कबीर, मुझे डर लग रहा है, ईशा ने पीछे हटते हुए कहा। तभी स्नो बिल्कुल ईशा के पैरों के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया और उसने बहुत ही प्यार से अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर ईशा के कांपते हुए हाथ को चाटना शुरू कर दिया। स्लब, ईशा डर के मारे चिल्ला दी। लेकिन जब उसने देखा कि वो खूंखार भेड़िया उसके साथ बिल्कुल एक पपी की तरह फ्रेंडली हो रहा है, तो ईशा का डर धीरे धीरे कम होने लगा। ईशा घबराते हुए धीरे धीरे उसके पास गई और उसने अपना कांपता हुआ हाथ उसके मुलायम सफेद और बड़े से सिर पर रख दिया। ईशा उसे सहलाने लगी। ये स्पर्श पाकर स्नो बहुत खुश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक खुशी वाली ग्रर आवाज निकाली। ईशा भी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत क्यूट है। वहां खड़े मूनलाइट के सैनिक भी ये सब देखकर हैरान थे। तभी प्रिया, जो जानवरों से बहुत प्यार करती थी, वो भागते हुए आगे आई। अरे वाह, मुझे भी इसे टच करना है। लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्नो की आंखें अचानक से खुली और उसने प्रिया को ऐसी खूंखार नजरों से घूरा और दांत दिखाए कि प्रिया की रूह कांप गई। वो झटके से पीछे हट गई। मूनलाइट के सैनिकों ने तुरंत प्रिया को वार्न करते हुए कहा, मैडम रुक जाइए, स्नो को मास्टर ध्रुवांश के अलावा किसी और का छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जानलेवा हो सकता है। अभी तक इस बीस्ट ने पूरी दुनिया में सिर्फ ब्लड क्वीन, मास्टर ध्रुवांश और अब इन मैडम ईशा को ही खुद को छूने दिया है। कबीर भी ईशा के बिल्कुल पास खड़ा था। स्नो ने कबीर को कुछ नहीं कहा था, लेकिन स्नो की खूंखार नजरें कबीर की हर एक मूवमेंट पर टिकी हुई थीं। कबीर ये देखकर समझ गया था कि ये मुझे ईशा के पास सिर्फ इसलिए रहने दे रहा है क्योंकि मेरे शरीर से भी ईशा की महक आ रही है और ईशा मुझ पर ट्रस्ट करती है, इसलिए ये मुझे बर्दाश्त कर रहा है, वरना शायद ये मुझे भी अपने पास नहीं फटकने देता। ईशा खुश भी थी और हैरान भी। जो भेड़िया किसी को खुद को छूने नहीं देता, वो मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है? कबीर और बाकी सब दोस्त यही समझे कि शायद स्नो ने अपनी जानवरों वाली समझ से पहचान लिया होगा कि ईशा उसके मास्टर ध्रुवांश की बहन है। लेकिन वो लोग असली सच नहीं जानते थे। असल में स्नो शक्लों को नहीं बल्कि ब्लड लाइन को पहचानता था, क्योंकि स्नो खुद ध्रुवांश के डिवाइन ब्लड से बना था। इसलिए जिसका भी खून ध्रुवांश से मैच करेगा, स्नो उसके साथ फ्रेंडली हो जाता था। ईशा ध्रुवांश की सगी बहन थी और आयत की बॉडी में भी ध्रुवांश का ही डिवाइन ब्लड दौड़ रहा था। इसीलिए वो सिर्फ इन्हीं 3 लोगों को अपना मालिक मानता था। धीरे धीरे वहाँ का माहौल नॉर्मल हो गया। सभी लोग वापस अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ चुके थे। ईशा अभी भी स्नो के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके साथ खेल रही थी। प्रिया ने कृति को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, यार कृति, मुझे भी खेलना इसके साथ, ये बहुत प्यारा है। कृति ने प्रिया को घूरते हुए ताना मारा, जाओ ना, खेल लो बेटा। अगर उसके पास गई ना तो वो तुम्हारे साथ ही खेल जाएगा, वो भी बिना किसी सबूत छोड़े, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी तेरी। वही विशु, वो तो बड़े ही ध्यान और लालच से स्नो को देखे जा रहा था। उसे वो भेड़िया बहुत पसंद आ गया था। विशु ने प्रिया को दिलासा देते हुए बहुत ही मासूमियत से कहा, अरे चिंता मत करो प्रिया जी, जब हम आपके उन ध्रुवांश सर जी से मिलेंगे ना तो हम उनसे पूछ लेंगे कि उन्होंने ये कुत्ता कहाँ से लिया है। हम भी अपने लिए ऐसा ही एक सफ़ेद कुत्ता खरीद लेंगे पेट शॉप से। ये सुनते ही कबीर, शुभम, कृति, अनिकेत सब पेट पकड़कर हंसने लगे। बेचारा विशु, कबीर ने हंसते हुए सोचा, ये एक हाई लेवल के बीस्ट को किसी पेट शॉप से खरीदने की सोच रहा है।
इसको कौन समझाए कि ऐसे बीस्ट को कंट्रोल करना तो दूर, इसे छूने की औकात भी इस दुनिया में किसी की नहीं है। माहौल काफी लाइट और मजेदार हो चुका था। तभी विवेक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए एक बहुत ही ईवल स्माइल के साथ कहा, सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। सबकी नजरें विवेक पर टिक गई। देखो यार, आज हम सब यहाँ एक साथ हैं, इतने सारे कजन्स और दोस्त। अगर ऐसे टाइम पर हमने कोई मस्त सा गेम नहीं खेला ना, तो ये टाइम की बर्बादी होगी। तो आज हम खेलेंगे TND, यानी ट्रूथ एंड डेयर। ये सुनते ही कुछ लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग जैसे कबीर और शुभम ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। माही ने तो अपना चश्मा ठीक करते हुए सीधा सीधा मुंह पर कह दिया, मुझे इन बच्चों का ने गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है विवेक, आई एम आउट। लेकिन विवेक मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से वो नीले रंग की चमकती हुई जादुई बोतल निकाली और उसे टेबल के बिल्कुल बीचों बीच ठक से रख दिया। मैडम, विवेक ने माही को देखकर एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, मूनलाइट में कोई भी गेम नॉर्मल नहीं हो सकता। विवेक ने सबको उस गेम के खतरनाक रूल समझाने शुरू किए। ये एक स्पेशल गेम है, हम ट्रूथ या डेयर चुनेंगे। अगर कोई इंसान ट्रूथ चुनता है तो उसे इस बोतल में रखी ये स्पेशल जादुई कोल्ड ड्रिंक पीनी होगी। ये ड्रिंक इंसान के दिमाग पर ऐसा असर करती है कि इसे पीने के बाद इंसान चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता, उसे सच उगलना ही पड़ेगा। ये सुनते ही सबकी हवा टाइट हो गई। और अगर कोई इंसान डेयर चुनता है तो उसे वो डेयर पूरा करना ही होगा। और अगर वो इंसान अपना डेयर पूरा नहीं कर पाता या वो ट्रूथ बोलने से बचना चाहता है तो उसे ये खाना होगा। तभी अनिकेत ने अपने पीछे से एक छोटा सा कांच का बाउल निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। विवेक ने उस बाउल में से एक बहुत ही अजीब सी लाल और काली चमकती हुई मिर्च उठाई। जो डेयर पूरा ना कर पाए उसे ये मिर्च खानी होगी, वो भी 2, विवेक ने डराते हुए कहा। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसे ड्रैगन चिली कहते हैं। ये इतनी तीखी और खतरनाक होती है कि इसे खाने से बड़े बड़े हंटर्स की भी हालत खराब हो जाती है। उनके कानों और नाक से लिटरली धुआं निकलने लगता है। और ये हंटर हो या नॉर्मल इंसान, दोनों पर सेम इफेक्ट करती है। विवेक ने एक बहुत ही लूप होल बताते हुए कहा, लेकिन इस ड्रैगन चिली का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। ये मिर्च दुनिया के किसी भी तरह के नशे, स्पेल या मैजिक को तोड़ सकती है। तो अगर कोई इंसान वो सच वाली ड्रिंक पीने के बाद अपना राज उगलने से बचना चाहता है तो वो तुरंत ये ड्रैगन चिली खाकर उस ड्रिंक का असर खत्म कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे सच मुंह से निकलने से पहले ही ये मिर्च खानी होगी। ये खतरनाक रूल सुनकर वहां बैठे सभी लोग डर भी रहे थे, लेकिन साथ ही एक दूसरे की बैंड बजाने और उनके गहरे राज जानने के लिए एक्साइटेड भी थे। सभी ने हाँ कर दी। कबीर, जिसके बहुत से राज थे, वो मना करना चाहता था, लेकिन ईशा ने जबरदस्ती कबीर का हाथ पकड़कर उसे हाँ बोलने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में माही ने भी इस खतरनाक गेम के लिए हाँ बोल दी। वहां टेबल पर सब कुछ सेट हो गया था। ईशा भी अब स्नो को छोड़कर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई थी, लेकिन स्नो वो ईशा को छोड़कर कहीं नहीं गया। वो ईशा की कुर्सी के बिल्कुल पास ही जमीन पर बैठ गया। लेकिन स्नो की वो पीली खतरनाक नजरें ईशा की परछाई में छिपे हुए उस शैडो वॉरियर का ऑरा फील हो रहा था। अगर ध्रुवांश की वजह से स्नो कंट्रोल में नहीं होता तो वो अब तक उस शैडो वॉरियर को चीर फाड़ चुका होता। वहीं टेबल पर बिल्कुल सेंटर में एक खाली कांच की बोतल रखी गई थी जिसे विवेक घुमाने वाला था। और टेबल के साइड में बहुत सारे शॉट्स के छोटे छोटे ग्लासों में वो सच बोलने वाली जादुई ड्रिंक भी भरकर रख दी गई थी। विवेक को बोतल घुमाने का इतना तगड़ा एक्सपीरियंस था कि वो बहुत ही आसानी से स्पीड और फोर्स को कैलकुलेट करके किसी के भी सामने बोतल रोक सकता था। विवेक ने एक बहुत ही शैतानी मुस्कान के साथ उस खाली बोतल को पूरी ताकत से टेबल पर घुमा दिया। सुइयां, बोतल तेजी से गोल गोल घूमने लगी। सबकी धड़कनें तेज की, सबकी नजरें उस घूमती हुई बोतल पर टिकी थी। किस पर रुकेगी सबसे पहले ये बोतल, और किसका सबसे गहरा राज आज इस नाइट बीच पर सबके सामने आने वाला है। कहानी अब एक बहुत ही मजेदार, इंटेंस और राज खोलने वाले गेम में एंटर कर रही है।